बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एपेक्सी मैथ्स एकेडमी। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे 1 से लेकर 10 ऑर्डर तक के नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप की। पिछले लेक्चर में हमने ग्रुप की डेफिनेशन पढ़ी थी और हमने कहा था कि एक अलजेब्राइक स्ट्रक्चर जो 4 कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है वो ग्रुप होगा। ऑर्डर 1 से लेकर ऑर्डर 10 तक के हम नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स पढ़ेंगे ताकि आने वाले लेक्चर्स हमारे लिए आसान हो। सो लेट्स स्टार्ट। हम सबसे पहले बात करेंगे ऑर्डर 1 के ग्रुप्स की। तो ऑर्डर 1 का हमारे पास सिर्फ एक ही ग्रुप एग्जिस्ट करता है और उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट होता है जिसको हमने ई में लिखा है। उसके बाद हम आते हैं ऑर्डर 2 के ग्रुप। तो ऑर्डर 2 का हमारे पास अगर कहें नॉन आइसोमॉर्फिक तो वो सिर्फ एक ही ग्रुप एग्जिस्ट करता है। अब ये हम बाद में डिस्कस करेंगे कि आइसोमॉर्फिज्म का मतलब क्या है, कि जब हम होमोमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म में जाएंगे। यहाँ सिर्फ बात समझने की इतनी सी है कि जैसे मेरे पास यहाँ पर दो ग्रुप मैंने लिखे हैं, दोनों साइक्लिक हैं। एक को हमने C2 कहा है और एक को हमने Z2 कहा है। अब ये जो ग्रुप C2 है वो इन दो एलिमेंट्स पे मौजूद है, इन दो एलिमेंट्स पे कंसिस्ट करता है। इसके ग्रुप के अंदर सिर्फ दो एलिमेंट्स हैं, एक E और एक A, और हमने आगे कंडीशन लिखी हुई है कि A² E के बराबर है। ये हमारे पास साइक्लिक ग्रुप है। हम कहते हैं कि ये मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से ग्रुप बनाता है। दूसरा हमारे पास ग्रुप है Z2। Z2 को हम लिख रहे हैं 0 और 1। ये मॉडुलो क्लासेस हैं, इनको भी हम अलग से डिस्कस करेंगे कि मॉडुलो क्लासेस का क्या मतलब है। Z2, Z3, Z4 ये क्या है। अब एक बात आपने याद रखनी है, वो ये है कि हर ऑर्डर का एक साइक्लिक ग्रुप एग्जिस्ट करता है। उसको हम डिनोट करते हैं Zn से, और साइक्लिक जितने भी ग्रुप हैं वो इसके आइसोमॉर्फिक होते हैं। यानी कोई भी ग्रुप G जिसका ऑर्डर n होगा और वो साइक्लिक होगा, वो Zn के आइसोमॉर्फिक होगा। आइसोमॉर्फिज्म का मतलब सादा अल्फाज में ये है कि वो स्ट्रक्चर प्रिजर्विंग मैप होते हैं। अभी हम थोड़ी देर में ये ग्रुप्स को पढ़ने के बाद मैं आपको 6 ऑर्डर के 3 डिफरेंट ग्रुप्स के केरियर टेबल बताऊंगा और वहां से आपको समझ आ जाएगी कि आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है। उसके बाद हम आ जाते हैं ऑर्डर 4 पे। ऑर्डर 4 के हमारे पास दो नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप हैं। एक को हम कहते हैं साइक्लिक ग्रुप, यानी Z4 या C4, ये दोनों आपस में आइसोमॉर्फिक हैं। अगेन अब जो मेरे पास C4 है उसके अंदर 4 एलिमेंट्स हैं कौन से, एक A है, एक उसका स्क्वायर है यानी A², एक वो 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है यानी A⁻3, और एक आइडेंटिटी है जो A4 पे वो दे रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ मेरे पास यहाँ जो एलिमेंट्स हैं वो हैं A², A³ और A4 आइडेंटिटी बन जाता है वापस। इसी तरीके से यही ग्रुप साइक्लिक ग्रुप जिसको हम Z4 भी कहते हैं, वो मॉडुलो क्लासेस हैं Z4 की। क्या है, 0, 1, 2, 3 और 4 वापस 0 आ जाएगा। अच्छा, मॉडुलो क्लासेस को थोड़ा सा समझ लेते हैं। मॉडुलो क्लासेस हैं क्या। मॉडुलो क्लासेस एक्चुअली हमारे पास जो बनती हैं उसको हम Z4 से डिनोट करते हैं। मैं आपको बताता हूं कि ये एक्चुअली किस तरह के एलिमेंट्स होते हैं, ताकि आपको ये 10 ऑर्डर या इससे आगे भी आपको Zn का पता चल जाए। Z4, Z5, Z6 या Zn, ये एक्चुअली चीज क्या है। हमारे पास यहाँ एक ग्रुप होता है, जैसे कि हम Z4 की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कहा इसमें 4 एलिमेंट्स होंगे, एक होगा 0, एक होगा 1, एक होगा 2 और एक होगा 3। इसके ऊपर अक्सर हम बात डालते हैं जिसका मतलब मॉडुलो क्लासेस होती हैं। अब मॉडुलो क्लासेस क्या चीज है, इसको आपने समझना है। Z4 का मतलब ये हुआ कि हम जो भी नंबर आएगा 4 तक, 4 से जो छोटा नंबर होगा वो हम एज इट इज लिखेंगे। जैसे कि मैं लिख रहा हूं 0, मैं लिख रहा हूं 1, मैं लिख रहा हूं 2, मैं लिख रहा हूं 3। मैं बात किसकी कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं Z4 की। अब 4 तक मैंने नंबर एज इट इज लिख दिए, 0, 1, 2 एंड 3। अब एक काम करते हैं। हम काम ये करते हैं कि 4 जब आएगा तो हम उसको 4 पे करेंगे डिवाइड। अब जब आप 4 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 4 1 4, आगे बचेगा रिमाइंडर 0।
तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 जो है उसको जब हम 4 पे डिवाइड करेंगे जवाब 0 आएगा और उसका जो रिमाइंडर है वो 0 आएगा, लिहाजा ये जो 4 होगा वो 0 की क्लास में चला जाएगा। इसी तरीके से अगर हम देखें तो 5, अच्छा 5 को जब आप डिवाइड करेंगे, 5 डिवाइड बाय 4 करता हूं फॉर एग्जांपल में, तो अब क्या हुआ, अब मैं जब 4 1s आर 4 करूंगा मेरे पास रिमाइंडर कितना है 1, तो 1 कहां पर है, तो 5 इसका मतलब है वो किसकी क्लास में आ गया, 5 हमारे पास आ गया है 1 की क्लास में। अच्छा सिमिलरली हम करते जाते हैं, डिवीजन करते जाएंगे। मिसाल के तौर पर मैं 6 को डिवाइड कर लूं, अब मैं 6 को डिवाइड करता हूं 4 पे, तो 4 1s आर 4, मेरे पास क्या बता रिमाइंडर 2, इसका मतलब है 6 यहां आ गया। अच्छा सिमिलरली हम चलते जाएंगे, 7 का रिमाइंडर 3, 8 का रिमाइंडर 0, 9 का रिमाइंडर 1। अब यहां पर मैं आपको एक चीज बताऊं, वो ये है कि जो भी हमने कैलकुलेशन की, 4 जो है वो उसका रिमाइंडर क्या रहा था, 4 को 4 पे डिवाइड किया रिमाइंडर 0, 8 को 4 पे डिवाइड किया रिमाइंडर 0, 12 को 4 पे डिवाइड किया रिमाइंडर 0। अब 4 के जितने भी मल्टीपल हैं 4 8 12 16 20 अप टू सो ऑन, ये जितने भी नंबर थे इनका रिमाइंडर 0 आता है, लिहाजा हमने इन तमाम को 0 क्लास कह दिया। ये जो 0 के क्लास का मतलब है, इसका मतलब इसमें 0 4 8 12 16 14 ये तमाम एलिमेंट्स आ रहे हैं। अब हम बात करते हैं 1 की क्लास की। 1 का मतलब यह है कि हम किस चीज को 4 पे डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1 आएगा। अब हमने देखा था कि 5 जो है उसको जब मैं डिवाइड कर रहा हूं 4 पे, 5 डिवाइडेड बाय 4 रिमाइंडर 1 आ रहा था, 9 इसी तरीके से 13 इसी तरीके से 17 इसी तरीके से 21। इन तमाम नंबर्स को जब आप 4 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या बचता है, रिमाइंडर आ जाता है 1। उसके बाद हम देखते हैं कि कौन से नंबर्स हैं जिनको मैं डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर 2 आ रहा है, वो भी हमने देखा था 6 आ रहा है। इसी तरीके से 10 को डिवाइड करें, आप 14 को करें, इसी तरीके से आप 18 को करें, या आप 22 को डिवाइड करें, किस पे, इसको आप डिवाइड करें जब 4 पे तो आपके पास रिमाइंडर 2 आएगा। तो इसका मतलब है जो 2 की क्लास बनेगी वो, तो 2 की जो क्लास होगी 2 की क्लास में ये तमाम एलिमेंट्स आ जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं 3 की। अब ऐसा कौन से नंबर हैं जिनको आप 4 पे डिवाइड करें रिमाइंडर 3 आए, तो मेरे पास है 7, उसके बाद मेरे पास है 11 15 19 और 23 एंड अप टू सो ऑन आप चलते जाएंगे। अब अगर आप देखेंगे तो ये आपके पास क्या चल रहा है, 0 1 2 3 फिर 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये मेरे पास बन गई 3 की क्लास, ये थी 2 की क्लास, ये थी 1 की क्लास, ये थी 0 की क्लास। अब ये जो क्लासेस हैं इनको जब मैंने उठाया तो ये मेरे पास क्या बन गया, Z4। Z4 क्या बना, 0 1 2 और 3, ये होती हैं हमारे पास मॉडुलो क्लासेस। होपफुली आपको बात समझ आ गई होगी कि हमारे पास मॉडुलो क्लासेस का मतलब क्या है। इसी तरीके से Z5 5 पे डिवाइड करेंगे, 4 तक हम ऐसे ही लिखेंगे, जो 5 आएगा 5 पे डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0 1 2 3 4 तक आएंगे। अब हम इसी को अगर एक्सप्लेन कर ले मजीद, हम बात कर लेते हैं फॉर एग्जांपल Z10 की, Z11 की, Z15 की, Z100 की, तो वहां क्या होगा। मिसाल के तौर पर हम Z100 की बात करते हैं, तो Z100 में क्या होगा। अब जब हम Z100 की बात करेंगे तो Z100 में हमारे पास नंबर आएंगे 0 से लेकर 99 तक। ये जो Z100 है फॉर एग्जांपल, इसमें मेरे पास कहां से नंबर आएंगे, 0 1 2 3 अप टू सो हम चलेंगे 99 पर। अब जब आप 99 पे जाएंगे अगला वर्ड हमारे पास है कौन सा आएगा, 100। अब जब 100 आएगा 100 को 100 पे डिवाइड करेंगे क्या होगा, 0, तो इसका मतलब मेरे पास 100 यहां आ गया। उसके बाद फिर 101 अप टू 1 चलते जाएंगे, फिर 200 फिर 300, तो ये बन जाएंगी सारी 0 की क्लासेस, ये बन जाएंगी 1 की क्लासेस एंड अप टू सो ऑन
हमारे पास 99 की क्लासेस तक किया जाएगा। 99 की क्लासेस कौन सी होंगी? 99, 199, 299, 399। तो ये एक्चुअली हमारे पास कंसेप्ट है जेड एन का। और जो मैं बात आपको कर रहा था, आपने वो बात अपने दिमाग में रखनी है, वो ये है कि हर ऑर्डर का एक ग्रुप एग्जिस्ट करता है, उसको हम जेड एन कहते हैं। और जो जेड एन है वो आइसोमॉर्फ, यानी कोई भी जो साइक्लिक ग्रुप होगा किसी भी ऑर्डर का, वो आइसोमॉर्फिक होगा किसके? इसका अगर ऑर्डर एन है जी का और ये साइक्लिक ग्रुप होगा तो ये जेड एन के आइसोमॉर्फिक होगा। इसी तरीके से हम बात करते हैं सी एन की। ये जो सी एन है ये है मेरे पास 1 ए स्क्वायर अप टू सो ऑन ए एन माइनस 1, और उसके बाद फिर वही कहानी जो अभी हमने बात की है। अच्छा, इसकी बिल्कुल सिंपल सी एग्जांपल मैं दोबारा दे देता हूं। मतलब मैं C4 की बात करता हूं। अब C4 में क्या आएगा? C4 में मेरे पास आएगा ए से हम स्टार्ट कर लेते हैं। ए, दूसरा मेरे पास आएगा ए स्क्वायर, तीसरा मेरे पास आएगा A3, और जो A4 बनेगा वो बन जाएगी आइडेंटिटी। उसको हम ई कह देते हैं या 1 कह देते हैं, ई कह देते हैं। अब क्या होगा? अब जब आपके पास E4, E5 अब क्या बनेगा? अब E5 मेरे पास, हम इसको तोड़ के लिखेंगे A4 इंटू A4 वापस आइडेंटिटी A, तो इसका मतलब है जो A5 है वो किसमें ग्रुप में आ गया? वो A वाले ग्रुप में आ गया। इसी तरीके से A6 के ग्रुप में आ जाएगा, A2 के ग्रुप में, A7 किसके ग्रुप में आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा, और A8 वापस आइडेंटिटी बन जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जितने भी नंबर लेते जाएंगे उनको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्चुअली आपके पास सिर्फ और सिर्फ 4 एलिमेंट्स आएंगे। और वो कौन से होंगे? वो 4 एलिमेंट्स हमारे पास होंगे। एक होगा आइडेंटिटी ई, एक होगा ए, एक होगा ए स्क्वायर, और एक क्या होगा? A4। तो ये भी C4 भी साइक्लिक ग्रुप है। C4 जो है वो आइसोमॉर्फिक है किसके? Z4 के। तो इन दोनों का जो स्ट्रक्चर है वो सेम होता है। अलजेब्राइक स्ट्रक्चर वो कैसे है वो थोड़ी देर में आपको बताता हूँ एग्जांपल के जरिए से। अब हम वापस आते हैं अपने जो ओरिजिनल हमारा ये ऑर्डर 10 तक के ग्रुप थे उन पर। अब एक बात आपको क्लियर होगी कि ये C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11 अप टू सो ऑन आपके पास एक साइक्लिक ग्रुप हर ऑर्डर का होगा। कैसे होगा? वही ए स्क्वायर। जैसे ये देखें आपके पास कौन सा ग्रुप है? 7 ऑर्डर का। ए स्क्वायर, A3, A4, A5 और A6, या 0 1 2 3 4 5 6 और 0 1 2 3 4 5 और 6, Z7 या C7। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि ये जो हमारे पास ZN और CN जो हम बात कर रहे हैं ये हर ऑर्डर का एक ग्रुप होगा और वो साइक्लिक होगा। साइक्लिक ग्रुप कौन सा होता है? जो सिंगल एलिमेंट से जनरेट होता है, वो भी हम सब ग्रुप के सेक्शन में पढ़ेंगे उसको। अब यहाँ हमने नोट ये करना है कि इनके अलावा बाकी ग्रुप कौन से हैं। यहाँ पर अगर आप देखें कि 4 ऑर्डर का एक ग्रुप है V4, जिसको हम कैलन 4 ग्रुप कहते हैं। अब ये जो कैलन 4 ग्रुप है इसकी रिप्रेजेंटेशन देखिए आप कैसे लिखी हुई है, E, A, B और AB। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास यहाँ 4 एलिमेंट्स होंगे। 4 एलिमेंट कौन से होंगे? एक आइडेंटिटी होगा जो कि A स्क्वायर का या B स्क्वायर की आइडेंटिटी आएगी। यानी दो एलिमेंट्स हैं, एक मेरे पास A है, एक B है, तो A स्क्वायर भी आइडेंटिटी देगा, B स्क्वायर भी आइडेंटिटी देगा। और एक ये होगा कि इन दोनों का मल्टीपल होगा, इन दोनों का मल्टीपल होगा AB का। और AB और BA दोनों बराबर होंगे। यानी अगर मैं A को B से मल्टीप्लाई करूं या B को A से मल्टीप्लाई करूं, ये दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। इसलिए ये एबिलियन ग्रुप है, लेकिन ये साइक्लिक नहीं है। यहाँ एक MCQs बन जाता है आपका कि, या एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन बन जाता है कि विच इज द स्मॉलेस्ट नॉन साइक्लिक ग्रुप। तो स्मॉलेस्ट नॉन साइक्लिक ग्रुप आपका ऑर्डर 4 का है जो कि V4 है। इससे पहले ऑर्डर 1, ऑर्डर 2 और ऑर्डर 3 के सिर्फ साइक्लिक ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं, नॉन साइक्लिक ग्रुप कोई भी नहीं है। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो C5 सिर्फ एक ही ग्रुप है। इसका नॉन आइसोमॉर्फिक बात कर रहा हूं मैं। सी जो भी ग्रुप होगा ऑर्डर 5 का वो आइसोमॉर्फिक होगा C5 के। C6 के दो ग्रुप हैं, एक साइक्लिक है, एक नॉन साइक्लिक बल्कि नॉन एबिलियन है, S3। यहां भी एक क्वेश्चन होता है द स्मॉलेस्ट नॉन एबिलियन ग्रुप, वो होता है ऑर्डर 6 का और उसका नाम है S3। ये अक्सर हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनता है इसका।
ये S3 है क्या है ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। S3 एक्चुअली आपके पास सिमेट्रीज हैं किसकी, ट्राइंगल की। कि आपके पास ये एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल की पॉसिबल सिमेट्रीज क्या है। चलिए इसको मैं थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूं यहां पर ही। सपोज करें मेरे पास एक रेक्टेंगल है, ए बी और सी इसके वर्टेक्स हैं। अब अगर मैं इसको रोटेट करूं तो ये अगली ट्राइंगल कैसी बनेगी। अब जो अगली ट्राइंगल है मैं ये करता हूं कि मैं एक नई ट्राइंगल बना लेता हूं बिल्कुल उसी तरह की, लेकिन मैं इसमें वर्टेक्स यहाँ ए ले जाता हूँ, यहाँ बी ले जाता हूँ और यहाँ पे क्या कर लेता हूँ उसको सी ले जाता हूँ। अच्छा, इसके बाद हम ये करते हैं कि इसी को लेकर आगे इसी से हम एक और ट्राइंगल बनाते हैं, वो कैसी होगी। अब वो ट्राइंगल है बिल्कुल सेम ट्राइंगल बनेगी, यानी ये हम जो ट्राइंगल बना रहे हैं एक्चुअली ये हम ट्राइंगल बना रहे हैं जिसके तमाम एंगल और तमाम साइड बराबर हैं। अब मैंने क्या किया, मैं बी को यहां पर ले आया, ए को मैं यहां ले गया, ए बी और सी ये हमारे पास एक ट्राइंगल बनी है। अब इसको दोबारा आप रोटेट करेंगे तो होगा क्या कि ये ट्राइंगल वापस आइडेंटिटी बन जाएगी। ये एक्चुअली परमुटेशंस हैं। परमुटेशंस को जब हम बात करेंगे ये ए बी सी की जो हमारे पास पॉसिबल परमुटेशन बनती हैं, और ये सिमेट्री का मतलब ये है कि ये ट्राइंगल की रोटेशंस और रिफ्लेक्शंस हैं। ये तो आ गई 3 रोटेशंस। अब चूंकि हमारे पास S3 में एलिमेंट हैं 6, 3 एलिमेंट ये आ गए, बाकी 3 एलिमेंट कहां से आएंगे उनको भी हम देख लेते हैं। अब इसमें हम ये कर रहे हैं कि इसी ट्राइंगल में मिसाल के तौर पर मैं सी को फिक्स कर देता हूं, ठीक है। यानी ये ट्राइंगल एक्चुअली मैं यहाँ से इसको पकड़ रहा हूँ, ये अपनी जगह पे है, ये रोटेट नहीं कर रही। मैं सी को अपनी जगह पे रखता हूँ, मैं बी को ए की जगह ले जाता हूँ, ए को बी की जगह ले जाता हूँ। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि एक नई ट्राइंगल बन गई है जिसमें हमने इसको क्या किया, वर्टिकली फ्लिप कर दिया है। सिमिलरली नेक्स्ट आपके पास आएगी, वो क्या होगी, इस बी को फिक्स कर लें। मिसाल के तौर पर इस बी को मैं फिक्स कर रहा हूँ और ए को सी और सी को ए की जगह रख लेता हूँ। ये सी आ गया, ये ए आ गया। सिमिलरली मैं ए को फिक्स कर देता हूँ और बी सी को आपस में इंटरचेंज कर देता हूँ, ये सी और ये बी आ गया और ये ए बन गया। ये पॉसिबल आपके पास सिमेट्रीज हैं ट्राइंगल की, तो इसीलिए हम इनको सिमेट्रिक ग्रुप भी कहते हैं। और ये आपके पास क्योंकि देखें हमारे पास जो स्मॉलेस्ट फिग बन रही है इसकी 3 कोने होंगे, क्योंकि 2 कोनों वाली तो सिर्फ एक लाइन होगी, तीसरे कोने पे ट्राइंगल बन जाएगी, 4 पे स्क्वायर बन जाएगा, 5 पे पेंटागन बन जाएगा, 6 पे हेक्सागन बन जाएगा। तो आपके पास यहां से ये होता है कि इसको हम कहते हैं S3, यानी 3 साइड्स वाली जो आपके पास ज्योमेट्रिक फिग है उसका जो रेगुलर आपके पास पॉलीगॉन्स हैं इनकी सिमेट्रीज आ जाएंगी। फिर S4 हमारे पास स्क्वायर की सिमेट्रीज है, S5 है, S6 है, S7 है, यहाँ तक ले जाते हैं, इनको हम कहते हैं सिमेट्रिक ग्रुप्स। एक डायहेड्रल ग्रुप होते हैं, वो क्या होते हैं वो भी हम उसको भी डिटेल में देखेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास हर ऑर्डर का एक Zn या Cn यानी साइक्लिक ग्रुप एग्जिस्ट करता है, अंडरस्टूड बात है। दूसरी बात ये हो गई कि हमारे पास स्मॉलेस्ट जो S3 है, अब S3, S4, S5, S6 ये हम चलते जाएंगे, देखेंगे कि कितने कितने कौन कौन से ग्रुप बनते हैं। ये हमारे पास एक और ग्रुप आ गया। उसके बाद एक ग्रुप होते हैं उनको हम कहते हैं डायरेक्ट प्रोडक्ट। डायरेक्ट प्रोडक्ट कैसे हैं, जैसे ये C4 क्रॉस C2 है या Z4 क्रॉस Z2 है। तो इसमें ये होता है कि अगर मेरे पास जो है वो ये मैं कहता हूँ कि Zn क्रॉस Zm, तो ये M क्रॉस N का जो ग्रुप है, ये इस ग्रुप है, इसको हम कहते हैं डायरेक्ट प्रोडक्ट। इसको भी देखेंगे कि डायरेक्ट प्रोडक्ट कैसे बनता है। उस तरह से हमारे पास ऑर्डर 8 के 4 ग्रुप हैं अप टू आइसोमॉर्फिज्म, यानी नॉन आइसोमॉर्फिक 4 डिफरेंट ग्रुप हैं। एक वही C8 या Z8, एक हमारे पास डायरेक्ट प्रोडक्ट है C4 क्लास C2 का, एक हमारे पास है क्वाटेनियन ग्रुप और एक है D4। अब ये जो क्वाटेनियन ग्रुप है वो कौन सा, यहाँ पे लिखा है देखें, +-1 +-i +-j और +-k, वही जो आप फिजिक्स में पढ़ते थे, i स्क्वायर j स्क्वायर k स्क्वायर -1 के बराबर, i j जो है वो k के बराबर है और j k जो है वो i के बराबर है, k j माइनस i के बराबर है, इस तरह से जो चीजें थी। और एक है हमारे पास डाइहाइड्रल ग्रुप D4। तो D4 जो है वो इस तरह के होते हैं। अब ये D4 क्या है, अब ये भी आपके पास किसकी सिमेट्री है, ये सिमेट्री है स्क्वायर की। स्क्वायर की सिमेट्री कैसे बनती है, 8 बन जाएंगी, 4 रोटेशन बन जाएंगी,
यानी वही जो मैं अभी आपको फिगर बताई थी, अगर मैं ए बी सी डी रखूंगा इसको, अगर मैं 90 के एंगल पे रोटेट करूं 4 दफा, तो 3 दफा हमारे पास नया स्क्वायर बनेगा, चौथी दफा ये वापस एक सेल्फ आ जाएगा आइडेंटिटी। उसके बाद फिर क्या होगा कि आप यहाँ पर एक लाइन लगाएं, ए को बी पे ले जाएं, बी को ए पे ले जाएं, सी को डी पे ले जाएं और डी को सी पे ले जाएं। फिर आप ये कर सकते हैं कि यहाँ से इसको फ्लिप कर दें, फिर आप इसको इस डायगोनल से फ्लिप कर दें और इस डायगोनल से फ्लिप कर दें, तो आपके पास ये डाइहाइड्रल ग्रुप बनेगा। और ये क्या है, ये हमारे पास सिमिट्रीज है किसकी, स्क्वायर की। तो ये हमारे पास आ गया डाइहाइड्रल ग्रुप। उसके बाद हम आते हैं ऑर्डर 9 के। ऑर्डर 9 में हमारे पास दो नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप, एक C9 वही जो हमने कहा था कि हर एक का है, और एक है C क्रॉस C। इसी तरीके से अगर आप चले जाएंगे साइक्लो ग्रुप पे, एक D8 बनेगा और एक पेंटागन की आपके पास सिमेट्रीज बनेगी जिसको हम कहते हैं D5। तो इस लेक्चर में आपको एक ऑर्डर से लेकर 10 ऑर्डर तक के ग्रुप बताने का मकसद ये था कि आप चीजों को समझ सकें कि हमारे पास ग्रुप कितने एग्जिस्ट करते हैं। इसके अलावा अगर आप जाएंगे तो आपको मुख्तलिफ ऑर्डर के ग्रुप, यानी अगर आप ज़्यादा पढ़ना चाहें तो आप ऑर्डर 20 तक या ऑर्डर 25 तक के ग्रुप भी पढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम बात करेंगे सब ग्रुप की, जब हम बात करेंगे साइक्लिक ग्रुप की, जब हम बात करेंगे नॉन साइक्लिक ग्रुप की, नॉर्मल सब ग्रुप की, कोसेट की, तो यहाँ से हमें समझने में आसानी होगी। या हम आइसोमॉर्फिज्म की बात करेंगे तो हमें यहाँ से समझने में आसानी हो जाएगी कि कौन से ग्रुप की हम बात करें, हम एग्जाम्पल लेके चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे बाकी आपके पास रिंग है या वेक्टर्स हैं, तो वहां पर हम ये चीज नहीं करते। यानी हम ये नहीं कह सकते कि ऑर्डर 1 का रिंग ये है और ऑर्डर 2 का रिंग इतने हैं, वहां नहीं होता। लेकिन ग्रुप आपके पास स्ट्रक्चर है, जो अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है, इसमें हमारे पास बाकायदा ऑर्डर 1 से लेकर ऑर्डर n तक, यानी चलते जाएंगे आपके पास नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप की तादाद मौजूद है। तो ये चीज आपने नोट करनी है। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं ताकि आपको वो भी क्लियर हो जाए, वो है ये इस तरह के जो डायरेक्ट प्रोडक्ट हैं वो क्या होते हैं। अच्छा, डायरेक्ट प्रोडक्ट में स्टार्ट कर लेता हूं, बल्कि इसी को देख लेते हैं, C2 क्रॉस C4 क्रॉस C2 या Z4 क्रॉस Z2। Z4 क्रॉस Z2 को मैं आपको समझाता हूं कि ये कैसे होता है। अब मिसाल के तौर पर मेरे पास है एक Z4। अब Z4 में मेरे पास क्या आएगा, 0 1 2 एंड 3। ये ग्रुप अभी हमने पढ़ा। दूसरा जो ग्रुप है वो हम कह देते हैं Z2। अब Z2 में क्या आएगा, 0 और 1। अब जब हम बात करेंगे डायरेक्ट प्रोडक्ट की, तो डायरेक्ट प्रोडक्ट क्या होगा। अगर आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट वाला लेक्चर देखा हुआ है या कार्टेशियन प्रोडक्ट जो मैंने समझाया हुआ, अगर आपने उस लेक्चर को डिटेल में देखा हुआ तो आपको ये बात समझ आ जाएगी कि इसका मतलब क्या है। ऑर्डर्ड पेयर होंगे और पहला एलिमेंट हम लेंगे Z4 में से, दूसरा एलिमेंट लेंगे हम Z2 में से। वो आसान तरीका है, ये हम निकालते हैं। तो हमारे पास क्या बना, Z4 उसके उसके बाद हमारे पास आ जाएगा Z2। अब ये एलिमेंट्स कैसे आएंगे, इसको मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख लेता हूं। अब ये हमारे पास जो एलिमेंट्स आएंगे इनको मैं बल्कि इसको मैं लिख लेता हूं जी, सबसे पहले 0 और उसका ऑर्डर पेयर 0 के साथ, ये वाला 0। डिफरेंट कलर यूज कर लेता हूं मैं ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो। अब यहाँ पर आप देखें कि मैंने Z4 क्रॉस Z2 जो निकाला है, वो सबसे पहले ये जो 0 था, इस 0 के मॉडुलो क्लासेस को मैंने इन दोनों के साथ पेयर बनाया, तो मेरे पास ये पहला आ गया। फिर 0 और 1, अब ये जो मैंने डिफरेंट कलर यूज किए हुए हैं, Z4 के वाले एलिमेंट्स मैंने उसी कलर में लिखे हैं और Z2 वाले उसमें लिखे हैं ताकि आपको पता हो कि ये कौन से कलर्स हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो मेरे पास ब्लू कलर है, ब्लू कलर में सारे Z4 के एलिमेंट्स हैं, और जो ग्रीन कलर है उसमें सारे मेरे पास Z2 के हैं, जिसमें सिर्फ 0 और 1 में है। अब जो हमने यहाँ पर सबसे अहम चीज देखनी है वो क्या है, वो ये है कि इसके दो एलिमेंट्स आपस में उन पे ऑपरेशन कैसे लगेगा, यानी वो आपस में जो हम बाइनरी ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, वो बाइनरी ऑपरेशन कैसे लगेगा, हमें सिर्फ आपको ये बात समझाना चाह रहा हूं। अब हम बात करते हैं, दो एलिमेंट्स उठा लेते हैं। जैसे मैंने यहां पर 0 0 उठा लिया, या 0 0 की जगह में 1 1, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ 1 1
ये यानी एक ये वाला पॉइंट उठा लेता हूं और एक ये पॉइंट उठा लेता हूं, ठीक है। कौन से वाला 3 1। इसको जब मैं ऐड करूंगा, हम जैसे सर्कल डाल के डायरेक्ट प्रोडक्ट को ऐसे ही लिखते हैं, इसको मैं अगर ऐड करूंगा 3 और 1 में, तो मेरे पास जवाब क्या आएगा। अब यहाँ पर देखेंगे कि ये दोनों एलिमेंट किसके हैं, ये Z4 में है, इनका ऑपरेशन Z4 वाला होगा, मॉडुलो क्लासेस 4 का, जबकि इन दोनों पे जो ऑपरेशन लगेगा वो मॉडुलो क्लासेस 2 का लगेगा। अब यहाँ पर देखें 1 + 3 क्या बनेगा 4, और 4 Z4 में क्या है 0, 1 + 3 बना 4 और 4 Z4 में क्या था 0, तो ये मेरे पास आ गया 0। इधर मेरे पास 1 है, इधर मेरे पास 1 है। अब ये वाला 1 और ये वाला 1 मिलके बनेंगे 2। ये एलिमेंट किसके हैं, ये Z2 के हैं, तो Z2 में 2 क्या है, वो भी 0 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो इन दोनों को हमने ऐड किया, जो मैं आपको बात बताना चाह रहा हूं वो ये है। अब उस चीज को समझने की थोड़ी सी कोशिश करेंगे कि जो पहले एलिमेंट हैं, ये जो एलिमेंट्स हैं ये ऐड होंगे किसमें, ये ऐड होंगे Z4 में। जैसे अगर मैं इन दोनों को ऐड करना चाहूं तो 3 + 3 6, 6 मॉडुलो 4 में कितना है 2, और 0 + 1 1, जो कि Z2 में क्या है 1। तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो आपके पास जवाब आएगा 2 and 1। 2 क्यों, क्योंकि इन दोनों पे ऑपरेशन लगा है Z4 वाला। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं मॉडुलो 4, एडिशन 4, एडिशन मॉडुलो 4। एडिशन मॉडुलो 4 का मतलब है जो भी नंबर आएगा 4 पे, अगर 4 या 4 से बड़ा होगा 4 पे डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा वो जवाब आएगा। तो ये एक्चुअली हमारे पास डायरेक्ट प्रोडक्ट इस तरह के। इसी तरीके से जो 3 × 3 था आप उसको भी देख सकते हैं। ये थी हमारी डिस्कशन जो है वो ग्रुप की ऑर्डर 1 से लेकर ऑर्डर 10 तक, जिसमें मैंने बताया आपको, इसमें जो की पॉइंट्स थे वो ये थे कि 1 से लेकर 10 तक या अप टू सो ऑन आगे भी चले जाएंगे, तो हर एक ऑर्डर का आपके पास साइक्लो ग्रुप लाजमी एग्जिस्ट करेगा, जिसको हम Zn या Cn कहते हैं, और कोई भी जो साइक्लो ग्रुप होगा वो उसके आइसोमॉर्फिक होगा। दूसरी बात मैंने यहाँ ये बताई है कि जो स्मॉलेस्ट नॉन साइक्लिक ग्रुप है वो है कैलन 4 ग्रुप, एबिलियन होता है लेकिन साइक्लिक नहीं होता। तीसरी बात मैंने आपको बताई, जो स्मॉलेस्ट नॉन एबिलियन ग्रुप होता है वो S3 होता है। सिमिट्रीज हैं किसकी, रेक्टेंगल की, और सिमिट्रीज हैं ट्राइंगल की, ट्राइंगल की हमारे पास सिमिट्रीज हैं S3। और उसके बाद फिर मैंने क्या बात की, डायरेक्ट प्रोडक्ट आपको समझा दिया, D4 बता दिया, Q8 बता दिया, इसी तरीके से डायरेक्ट प्रोडक्ट C3 क्रॉस C3 और D4 और D5 पर S3, ये आपके पास सारे आगे डाइहाइड्रल ग्रुप या सिमेट्रिक ग्रुप की बात हो रही है। अब आपने जो चीज करनी है वो ये करनी है कि इससे नेक्स्ट ऑर्डर के ग्रुप बेशक आप जाकर सर्च कर लें, उनको 1 बाय 1 देख लें, सिमेट्रिक ग्रुप्स को देख लें, डाइहाइड्रल ग्रुप को देख लें। इसमें 2-3 तरह के कॉन्सेप्ट हैं, एक तो सिमेट्रीज हैं रेगुलर पॉलीगॉन्स की, दूसरा जो है हमारे पास वो इवन परमुटेशंस हैं, उनको हम क्या कहते हैं। एक तो हमारे पास अल्टरनेटिव ग्रुप्स हैं, ये 3 तरह के ग्रुप हैं, इनको हम किसी अलग क्लास में डिस्कस करेंगे। एक हमारे पास सिमेट्रिक ग्रुप है, एक डाइहाइड्रल ग्रुप है, और एक हमारे पास कौन सा ग्रुप है, उसको हम कहते हैं अल्टरनेट ग्रुप, जिसको हम ए से करते हैं, A3 A4 A5 A6, वो भी हम अलग से करेंगे, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक ये बात है। अब हम आते हैं आइसोमॉर्फिज्म की तरफ, यानी सबसे पहले तो हम आते हैं केले टेबल। केले टेबल क्या है, केले टेबल जो हमारे पास है वो ग्रुप को टेबल्स में लिखने का एक तरीकाकार है। यानी हम ये करते हैं कि एलिमेंट्स को टेबल की फॉर्म में लिखते हैं, उनका जो ऑपरेशन लगता जाता है उससे हमारे पास एक टेबल बन जाता है, जिसको हम केले टेबल कहते हैं। अब हम जो डेफिनेशन है आइसोमॉर्फिज्म की या होमोमॉर्फिज्म की, उसकी बात अभी हम नहीं करेंगे, उसकी जब हम डेफिनेशन पढ़ेंगे तो आपको चीजें समझ आएंगी। फिलहाल हम केले टेबल से उनके जो स्ट्रक्चर हैं उन स्ट्रक्चर को देखेंगे। यानी अगर आपको कोई पूछे कि व्हाट इज अ होमोमॉर्फिज्म और व्हाट इज आइसोमॉर्फिज्म, तो आप कहेंगे कि ये एक स्ट्रक्चर प्रिजर्विंग मैप है। अब ये स्ट्रक्चर प्रिजर्विंग मैप क्या चीज होती है, ये मैं आपको यहां से समझाना चाहता हूं। ये 3 एग्जांपल्स हैं हमारे पास, एक है Z6, एक है मेरे पास C6, एक है मेरे पास S3। अभी हमने पढ़ा कि ये दोनों आपस में आइसोमॉर्फिक हैं। आइसोमॉर्फिक का मतलब है ऑर्डर 6 का साइक्लिक ग्रुप, ऑर्डर 6 का साइक्लिक ग्रुप, दोनों साइक्लिक ग्रुप हैं। जबकि ये जो S3 है, ये S3 इन दोनों से मुख्तलिफ है। क्यों, क्योंकि ये हमारे पास नॉन एबिलियन ग्रुप है। ये दोनों एबिलियन है, साइक्लिक है, साइक्लिक एबिलियन होता है। तो Z
S3 जो है वो नॉन एबिलियन है। अब यहाँ पर जो आपने बात देखनी है वो जरा थोड़ा सा आपने इसको देखना है कि ऑर्डर प्रिजर्विंग मैप का मतलब क्या है। अब यहाँ पर आप देख लें कि हमारे पास एक नंबर है 0 1 2 3 4 5, किसी तरीके से हमने 0 से 5 तक यहाँ पर लिख लिए और इनको हमने मॉडुलो क्लासेस के जरिए ऐड किया। अब जब ऐड किया, अब यहाँ पर देखें कि मैंने जब 0 + 0 किया तो क्या जवाब आया 0, 0 + 1 किया तो 1, 0 + 2 किया तो 2, 0 + 3, ये सारे एज इट इज आ गए। नेक्स्ट रो में अगर आप देखें तो 1 + 0 1, 1 + 2 और 1 + 1 2, 1 + 2 3, 1 + 3 4, 1 + 4 5 and 1 + 5 6, क्योंकि मॉडुलो 6 है एडिशन। तो जब 6 आ जाएगा तो हम 6 को डिवाइड करेंगे 6 पे, रिमाइंडर 0, तो इसका मतलब हुआ 1 + 5 6 के बराबर आ गया। सिमिलरली आप यहाँ पर मैं पांचवी रो में आ जाता हूँ। पांचवी रो को जब मैं यहाँ ऐड करूंगा तो 5 + 0 5, 5 + 1 6 डिवाइडेड बाय 6, रिमाइंडर 0, तो जवाब 0। 5 + 2 कितना आ गया 7, 7 डिवाइडेड बाय 5, 5 1 ज़ार 5, रिमाइंडर आ गया 2, तो मेरे पास यहाँ जवाब क्या आ गया 5 प्लस 5 प्लस जो है वो मेरे पास 2 कितना बना था, और मैं 6 पे डिवाइड करना है। मॉडुलो एडिशन जो है वो Z6 है ना यहाँ पर, तो 5 से नहीं बल्कि हमने किससे डिवाइड करना है, इसको 6 से डिवाइड करना है। यानी मेरे पास क्या आ गया 5 + 2 7, तो 7 7 डिवाइडेड बाय हमने करना है 6, तो 6 1 ज़ार 6, आगे बच गया 1, रिमाइंडर 1, तो यहाँ मेरे पास जवाब आ गया 1। अच्छा, इस तरह से करते जाएंगे 5 + 5, 5 + 5, तो 5 + 5 कितना, 5 + 5 कितना होगा 10, 10 को डिवाइड करूंगा मैं किससे 6 से, 6 1 ज़ार 6, रिमाइंडर कितना बना 4, तो इसका मतलब है 5 + 5 4 के बराबर आएगा। यहाँ पर अगर आपने चीज देखनी है तो केले टेबल से हम तमाम चीजें देख सकते हैं, ग्रुप की तमाम प्रॉपर्टीज को भी देख सकते हैं, बाकी चीजों को भी देख सकते हैं। ग्रुप की प्रॉपर्टीज क्या हैं कि वो क्लोज होना चाहिए, पहली बात। तो केले टेबल में क्लोजर कहां से देखेंगे, हम ये देखेंगे कि इस टेबल में ये जो एलिमेंट्स हैं ये इनके अलावा कहीं से तो नहीं आ रहे। अब आप देख लेंगे कि ये सारे एलिमेंट्स 0 से 5 तक हैं, लिहाजा ये क्लोज है। आइडेंटिटी में क्या देखते हैं, आइडेंटिटी में हम ये देखते हैं कि जो कोई एक एलिमेंट ऐसा होगा जिसकी रो में भी एलिमेंट सेम होंगे, कॉलम में भी सेम होंगे, सेम ऑर्डर में होंगे। अब जैसे यहाँ पर देखें पहली रो में 0 1 2 3 4 5 कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, एज इट इज एज इट इज, यानी पहली ये ऊपर वाली रो जो है वो हमारे पास ये दोनों बराबर हैं। इसी तरीके से ये वाला जो कॉलम है और ये वाला कॉलम आपस में बराबर है, लिहाजा 0 आइडेंटिटी आ गई। 0 क्या आ गई, आइडेंटिटी आ गई, क्योंकि इसके नीचे और इसके आगे ये नंबर तब्दील नहीं हो रहे। आप अगर सेकंड रो में देखेंगे तो 0 के नीचे 1 है, यहाँ 1 के नीचे 2 है, यहाँ 2 के नीचे 3 है, लिहाजा 1 इसकी आइडेंटिटी नहीं हो सकती। केले टेबल से सबसे पहली चीज हमने क्लियर देखी कि ये वाले जो नंबर्स हैं ये 0 से 5 के बीच में, इसके अलावा कोई नहीं आ रहा। दूसरी चीज हमने बात की आइडेंटिटी की, वो 0 निकल आई। अब हम बात करेंगे इनवर्स की। इनवर्स होता है हर एलिमेंट का। अब देखेंगे हम कि 0 से आगे आए, देखें जहां आइडेंटिटी आ रही है उसके ऊपर एलिमेंट कौन सा है। अब यहाँ पर मैं 0 के आगे आया, मेरे पास 0 था, 0 से ऊपर भी 0 था, तो आइडेंटिटी का इनवर्स आइडेंटिटी होता है, ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। हम 1 का इनवर्स निकालना चाहते हैं तो हम 1 से आगे आते जाएंगे, हम देखेंगे आइडेंटिटी क्या है, आइडेंटिटी यहाँ है। यहाँ से ऊपर हम जाएंगे तो देखेंगे तो 5, तो इसका मतलब है 1 का इनवर्स यहाँ पर क्या है 5। इसी तरीके से 2 का इनवर्स 4, 3 का इनवर्स 3, 4 का इनवर्स 2 और 5 का इनवर्स 1। देखिए 5 से हम आगे आएंगे, यहाँ 0 है, इसी से ऊपर जाएंगे तो ये वाला और ये आपस में एक दूसरे के इनवर्स है, तो ये हमारे पास एसोसिएटिव वैसे होल्ड करता है। तो ये वो तमाम चीजें हैं जो केले टेबल से हमें पता चलती हैं। ये तो बात होगी कि केले टेबल क्या है, केले टेबल को देखकर हम कैसे अंदाजा लगाएंगे कि वो ग्रुप बनाता है या नहीं। इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो है स्ट्रक्चर प्रिजर्विंग मैप आइसोमॉर्फिज्म। अब आप यहां पर इन दोनों टेबल्स को आपस में कंपेयर करेंगे। डिफरेंट सेट डिफरेंट है, उसमें एलिमेंट डिफरेंट हैं। एक में है 0 1 2 3 4 5, दूसरे में है E A A स्क्वायर A
3 A4 A5। एक में मेरे पास है मॉड्यूलो एडिशन 6, दूसरे में मेरे पास है मल्टीप्लिकेशन। अब देखें ऑपरेशन भी डिफरेंट है, एलिमेंट्स भी डिफरेंट है, लेकिन ये दोनों आपस में आइसोमॉर्फिक कैसे हैं? इसमें आप ये कर लें, स्टार्ट कर लेता हूं मैं इसको, कहता हूं मैं 0 1 2 3 या ABC और ए स्केयर की बात ही नहीं कर रहा। अब यहां पर देखें थर्ड एलिमेंट अगर फिफ्थ एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो और ऑपरेशन लगे ऐड हो, तो हमारे पास जवाब में कौन सा एलिमेंट आ रहा है? आपने देखा कि 2 + 5 हमने किया, यानी तीसरे एलिमेंट को जब मैंने छठे एलिमेंट के साथ छठे एलिमेंट के साथ ऑपरेट किया, ऑपरेशन लगाया, तो मेरे पास सेकंड एलिमेंट आया। अब यही काम अगर मैं दूसरे में देखूं, मैं ये कहता हूं कि तीसरे एलिमेंट को जब मैं छठे एलिमेंट से ऑपरेट कराता हूं, ऑपरेशन करता हूं, जहां मल्टीप्लिकेशन क्या है, तो मेरे पास जवाब में जो एलिमेंट होता है वो सेकंड एलिमेंट है। कौन सा एलिमेंट है? सेकंड एलिमेंट। सिमिलरली आप सबके किसी के लिए भी देख लें, पांचवें एलिमेंट को जब आप छठे एलिमेंट को जब आप छठे के साथ मिला रहे हैं, तो आपके पास पांचवा एलिमेंट आ रहा है। छठे को जब आप छठे से मिला रहे हैं, तो आपके पास जवाब में क्या आ रहा है? चौथा एलिमेंट और पांचवा एलिमेंट। इसी तरीके से जब आप छठे एलिमेंट को छठे एलिमेंट के साथ ऑपरेट करेंगे, जवाब में मेरे पास क्या आएगा? A4, जो कि इसका सेट का पांचवा एलिमेंट है। अब यही चीज अगर आप देख लेंगे, तो इन दोनों का आपको स्ट्रक्चर एक जैसा मिलेगा, इन द सेंस के जैसे यहां पर मैं कहता हूं कि चौथे एलिमेंट को पांचवें एलिमेंट के साथ में मिला रहा हूं, जवाब में क्या आ रहा है? जवाब में मेरे पास दूसरा एलिमेंट आ रहा है। तीन जो है ये इसका चौथा एलिमेंट है, और 4 जो है इसका पांचवा एलिमेंट है। इन दोनों को जब मैंने ऐड किया मॉडुलो 6 में, मेरे पास जो जवाब आया वो आया दूसरा एलिमेंट। सेम आप यहां अप्लाई करें कि मेरे पास यहां पर चौथा एलिमेंट कौन सा है? वो है A3। पांचवा एलिमेंट कौन सा है? वो है A4। इन दोनों को जब मैं आपस में मिला रहा हूं, मेरे पास क्या आ रहा है? A, और ये कौन सा एलिमेंट है? सेकंड। तो ये जो स्ट्रक्चर प्रिजर्विंग मैप है, इसका मतलब ये हुआ कि रिगार्डलेस ऑफ द एलिमेंट्स इन द ऑपरेशंस, ऑपरेशन कुछ भी हो, एलिमेंट्स कुछ भी हो, उनका स्ट्रक्चर सेम होगा। स्ट्रक्चर इन द सेंस कि अगर मैं एक पोजीशन पर मौजूद किसी भी एलिमेंट को किसी दूसरी पोजीशन पर, जैसे मैं अभी आपको बता रहा था कि पहले को पहले से करें, पहले को छठे से करें, छठे को चौथे से करें, चौथे को पांचवें से करें, पोजीशन की बात कर रहा हूं। तो इस पोजीशन पर जब आप उनको ऑपरेट करेंगे, उन पर ऑपरेशन लगाएंगे, जो उनका जवाब आएगा उसकी पोजीशन वही होगी जो दूसरे की है, जैसे इस केस में हमारे पास आ रहा था। एक आखिरी बात फिर मैं दोबारा बताना चाहता हूं आपको कि फॉर एग्जांपल मैं एलिमेंट को तीसरे एलिमेंट के साथ ऑपरेट करना चाहता हूं, तो मेरे पास जो जवाब में आएगा वो क्या आएगा? वो मेरे पास आया दूसरा एलिमेंट। सिमिलरली जब मैंने छठे एलिमेंट को, इस सेट के छठे एलिमेंट को इसके तीसरे एलिमेंट के साथ ऑपरेट किया, मेरे पास जो जवाब आया वो कौन सा था? दूसरा एलिमेंट। ये बात मैं बताना चाहता हूं। अब यही चीज अगर आपको समझ आ गई हो आइसोमॉर्फिज्म की, हम इसको अब अप्लाई करते हैं इस पे। क्या ये काम यहां पर भी हो रहा है? यहां पर ऐसा नहीं हो रहा। यहां पर ऐसा क्यों नहीं हो रहा? अब यहां पर देखें कि जब मैं इसके छठे एलिमेंट को इसके पांचवें एलिमेंट के साथ ऑपरेशन लगा रहा हूं, और यहां परमुटेशन वाला, जो हम परमुटेशन पढ़ते हैं ना, वो परमुटेशन वाला यहां पर ऑपरेशन है, तो मेरे पास एलिमेंट कौन सा आ रहा है? आइडेंटिटी। ऑपरेशन कौन सा आ रहा है? आइडेंटिटी। आइडेंटिटी कौन सा है? पहला एलिमेंट है। क्या यहां ऐसा हो रहा है? यानी जब मैं पांचवें एलिमेंट को और छठे एलिमेंट को, A5 एक्चुअली छठा एलिमेंट है, छठे एलिमेंट को जब मैं पांचवें एलिमेंट के साथ मिला रहा हूं, मेरे पास जो जवाब आ रहा है वो एक्चुअली चौथा एलिमेंट आ रहा है। यहां पर भी जब मैं छठे एलिमेंट को ऐड कर रहा हूं, किस कौन से एलिमेंट में? पांचवें में, मेरे पास कौन सा आ रहा है? चौथा एलिमेंट आ रहा है। तो यहां तो ये स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन यहां क्या हो रहा है? यहां जब मैं छठे को चौथे में ऐड कर रहा हूं, तो मेरे पास पहला एलिमेंट आ रहा है, यानी आइडेंटिटी आ रही है।
इसी तरीके से जब इसके छठे एलिमेंट को इसके छठे एलिमेंट में मैं ऐड कर रहा हूं, मेरे पास जो है वो पांचवा एलिमेंट आ रहा है। कौन सा एलिमेंट आ रहा है? पांचवा एलिमेंट आ रहा है। और इधर भी ये काम यहां पर आया है, ये चीज इन तीनों में सेटिस्फाई करा रही है। कौन सी? इसके भी जब मैं छठे एलिमेंट को छठे से मिला रहा हूं, मेरे पास पांचवा आ रहा है। छठे को जब मैं छठे से मिला रहा हूं, मेरे पास पांचवा आ रहा है। यहां भी छठे एलिमेंट को जब मैंने छठे से मिलाया तो मेरे पास पांचवा एलिमेंट आ गया। यानी किसी जगह पर ये स्ट्रक्चर ये भी सेम है, लेकिन सब जगह पर नहीं है। सब जगह में क्यों नहीं है? जैसे अभी मैंने बात की। अब अगर मैं इसके चौथे एलिमेंट को चौथे एलिमेंट से मिला रहा हूं, मेरे पास क्या आ रहा है? चौथे एलिमेंट को चौथे एलिमेंट से मिला रहा हूं, मेरे पास यहाँ पांचवें एलिमेंट को जब मैं पांचवें एलिमेंट से मिला रहा हूं, ये थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है। एक्चुअली आइडेंटिटी पहला एलिमेंट है और उसके बाद हम आगे जा रहे हैं। तो इसके जब मैं पांचवें एलिमेंट को पांचवें एलिमेंट के साथ ऑपरेट कर रहा हूं, और ऑपरेशन यहाँ मेरे पास कंपोजिशन है, उसकी फंक्शन की कंपोजिशन या जो परम्यूटेशन की मल्टीप्लीकेशन है वो है। तो मेरे पास कौन सा एलिमेंट आ रहा है? मेरे पास एलिमेंट आ रहा है छठा। लेकिन क्या यहां पर भी जब मैं पांचवें एलिमेंट को पांचवें से मिला रहा हूं तो मेरे पास कौन सा एलिमेंट आ रहा है? छठा तो नहीं आ रहा, ये तो तीसरा आ रहा है। सिमिलरली जब मैं पांचवें को पांचवें के साथ मिला रहा हूं तो मेरे पास कौन सा एलिमेंट आ रहा है? वो तो तीसरा आ रहा है। लिहाजा यहाँ पर हमारे पास दो एग्जांपल्स मैंने आपको बता दी। इस तरह से अगर आप उसको चेक करेंगे तो बहुत सारी कॉन्ट्राडिक्टरी एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगी। कौन सी? कि उससे हमें ये अंदाजा हुआ, मैं आपको एलिमेंट इसलिए नहीं बता रहा, मैं पहला दूसरा दूसरा तीसरा पांचवा छठा कर रहा हूँ, उसमें बहुत सारी कंफ्यूजन इसलिए आ रही है कि वो जीरो जो है वो पहला एलिमेंट है, वन दूसरा है, टू तीसरा है, थ्री चौथा है। तो वो बाजुकात आगे पीछे चीजें होगी, होपफुली आपको बातें समझ आ गई होंगी। तो इससे हमें ये पता चला कि ये जो दो ग्रुप हैं, इन दोनों का ये दो अलजेब्राइक स्ट्रक्चर हैं। ग्रुप की चले हम बात नहीं, हम अलजेब्राइक स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो हमने ग्रुप थ्योरी के लेक्चर 1 में डिटेल में पढ़ा है। तो जब आप बात करेंगे यहाँ इन दो अलजेब्राइक स्ट्रक्चर की, इन दोनों का स्ट्रक्चर सेम है, ये स्ट्रक्चर प्रिजर्व करते हैं। अगर हम एक मैप डिफाइन करें, वो मैप ये डिफाइन करें कि 0 जो है वो ई पे जा रहा है, 1 जो है उसका इमेज ए है, 2 का इमेज जो है वो ए स्क्वायर है, 3 का इमेज जो है वो A4 है, A3 है, 4 का इमेज A4 है और 5 का इमेज A5 है। अगर हम यहाँ एक मैप डिफाइन कर लें दो सेट के बीच में, कौन से दो सेट हैं? 0 1 2 3 4 5 और ए स्क्वायर A3 A4 A5। और इमेज क्या हो? 0 का इमेज E, 1 का इमेज A, 2 का इमेज A स्क्वायर, 3 का इमेज A3, 4 का इमेज A4 और 5 का इमेज A5। तो ये जो हमारे पास ये स्ट्रक्चर प्रिजर्विंग मैप होगा कि इन दोनों का एक जैसा टेबल बन रहा है, केले टेबल। लिहाजा हम ये कहते हैं कि ये दोनों C6 और Z6 आपस में आइसोमॉर्फिक है। जबकि ये काम हम यहां पर नहीं कर सकते, हम कोई ऐसा मैप यहां इन दोनों के बीच में डिफाइन नहीं कर सकते, जो जब बाद में हम बात करेंगे आइसोमॉर्फिज्म की कि वो होमोमॉर्फिज्म होता है और 1 1 और ऑन 2 होता है, वो हमारे पास एक सेपरेट चीजें आएंगी हमारे पास बाद में। फिलहाल केले टेबल से इन जर्नल हम बता रहे हैं कि दो ग्रुप्स के आइसोमॉर्फिज्म होने का क्या मतलब है। अब हम एक दफा दोबारा से इन तमाम एलिमेंट्स को देख लेते हैं आइसोमॉर्फिज्म के इस कंसेप्ट को पढ़ने के बाद। अब आप देखें ब्रीफली, हम देखते हैं कि ऑर्डर 1 का एक ही ग्रुप है, ऑर्डर 2 का एक ही ग्रुप है। कौन सा? साइक्लिक ग्रुप। जो भी ग्रुप होगा वो उसके आइसोमॉर्फिक होगा। ऑर्डर 3 के कितने ग्रुप हैं? एक ही ग्रुप है। कौन सा? साइक्लिक ग्रुप है, Z3 या C3, बाकी जो भी होंगे वो इसके आइसोमॉर्फिक होंगे। ऑर्डर 4 के कितने ग्रुप हैं? दो, एक साइक्लिक एक नॉन साइक्लिक। साइक्लिक है वही Z4 या C4 या उसको जो भी आप नाम दे देंगे। एक आपके पास कैलन 4 ग्रुप है जिसको V4 कहते हैं, और ये एबिलियन होता है लेकिन साइक्लिक नहीं होता। ऑर्डर 5 का सिर्फ एक ही ग्रुप है, ऑर्डर 7 का सिर्फ एक ही ग्रुप है, ऑर्डर 11 का सिर्फ एक ही ग्रुप होगा। यहां से एक चीज और हमें पता चली कि अगर हमारे पास किसी ग्रुप का ऑर्डर P हो यानी प्राइम हो तो वो साइक्लिक होगा और एक ही ग्रुप होगा ZP, इसके आइसोमॉर्फिक होगा। ये बात आपने एक यहां याद रखनी है। उसके बाद ऑर्डर 6 में दो ग्रुप हैं, एक साइक्लिक ग्रुप है, एक आपके पास नॉन साइक्लिक नॉन एबिलियन ग्रुप है S3। 7 हो गया। 8 में हमारे पास चार ग्रुप हैं, एक साइक्लिक आ गया, तीन जो है वो नॉन साइक्लिक हैं। उनमें से एक डायरेक्ट प्रोडक्ट है C4 और C2 का, एक Q8 है जो कि नॉन एबिलियन भी है, और एक कौन सा है? D4 है।
और D4 भी नॉन अबिलियन होगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या होगा, ऑर्डर 9 के दो ग्रुप हैं, एक साइक्लिक है जिसको C9 या Z9 कहेंगे और एक डायरेक्ट प्रोडक्ट है C3 क्रॉस C3 का। और फिर हमारे पास एक आखिरी जो 10 ऑर्डर के भी दो ग्रुप हैं, एक साइक्लिक होगा, एक दूसरा नॉन साइक्लिक होगा जो कि होगा D5 या डाइहाइड्रल ग्रुप। तो यहां तक हमारी डिस्कशन ही हम इधर ही क्लोज करते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, इसमें किसी तरह की कोई कंफ्यूजन हो आप स्क्रीनशॉट लें, मुझे जो नंबर दिया हुआ है उस पर आप मुझे भेज देंगे, क्वेश्चन पूछ लेंगे, आपको उसका जवाब मिलेगा। इसका आसान तरीका यह है कि आपने जो भी आपको समझ नहीं आ रही आप उसका स्क्रीनशॉट ले लें, एक साथ वॉइस मैसेज के साथ इस नंबर पर मुझे भेज देंगे, आपको मैं चीज़ें एक्सप्लेन कर दूंगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। और इस तरह से अगर आपने मज़ीद कोई लेक्चर्स भी देखने हैं तो आपने ये करना है कि हमारे पास कुछ ओपन सोर्स पे वीडियोस पड़ी हुई हैं, और चूंकि ये हमारा AJK PSC का जो है, हमारी जो प्रिपरेशन का ये कोर्स है ये पेड है, तो ज़्यादातर हमारी जो वीडियोस होती हैं वो प्राइवेट होती हैं और उनमें से कुछ वीडियोस हैं वो पब्लिक होती हैं। अगर आप PSC की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर रब्ता करके कोर्स में इनरोल भी हो सकते हैं। थैंक यू सो मच।